नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम सोने की, क्योंकि गोल्ड में बहुत तेज गिरावट है। 550 रुपए नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 58,800 के नीचे आ गया है। और चांदी में करीब 1700 रुपए की गिरावट है। 71,000 के नीचे चांदी का भाव आ चुका है। तो सोने चांदी में तेज गिरावट और ग्लोबल मार्केट में भी कीमतें घटी हैं। ग्लोबल मार्केट में भी दाम कम हो रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट में आप देखिए कि सिल्वर का प्राइस करीब 2.5% इस वक्त नीचे ट्रेड कर रहा है और गोल्ड में करीब $15 की गिरावट है। $1928 के स्तर पर आ गया है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट अभी और बढ़ेगी, क्योंकि फेड ने 2 और बार दरें बढ़ाने के संकेत फेड ने दिए हैं। क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट पर और अभी दिखेगा, इसी पर हम पहले बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। पृथ्वीराज कोठारी हैं, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के। अनुज गुप्ता हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के। और जीपी शर्मा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के। मानसून और तूफान पर बात करने के लिए तो मेरा सबसे पहला सवाल कोठारी जी आपसे यही होगा कि आपका पार्टी देने वाला लेवल आ गया सर। 1928 के आसपास है गोल्ड। आपका यही लेवल था ना जो आपने कहा था गिरेगा तो पार्टी देंगे। देखिए, ये बात सही है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा। हाँ। मैं थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर सितंबर और दिसंबर थोड़ा बेरिश हो गोल्ड के अंदर, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट अभी कल आपने भी उनका स्पीच अगर सुना होगा तो अभी भी 2 इंटरेस्ट कट की कहीं पे बात किसी ने भी नहीं कंफर्म की है और इंटरेस्ट 2 इंक्रीज करने की बात हो रही है। तो मैं अभी ये 2 क्वार्टर बहुत बेरिश हूँ गोल्ड के अंदर। एक टाइम अच्छा। में 1885 या $1850 भी दिख सकता है। हम्म। इसकी वजह यह है कि एक तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की बात हो रही है और जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है हम्म। उसका इफेक्ट जो आता है वो टाइम बिंग के बाद में आता है। जैसे अभी हम्म। 5% उन्होंने इंटरेस्ट इंक्रीज किया तो इसका इफेक्ट धीरे धीरे आएगा। और अभी आपने देखा होगा कि 10 ईयर यील्ड भी है उनका धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर 10 ईयर यील्ड अगर 3.95 के आसपास आ जाता है तो गोल्ड $1885 आराम से देख सकते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। और मैं अभी भी 58,000 और 57,000 के बीच में एमसीएक्स देखता हूँ। आप कह रहे हैं गोल्ड में और गिरावट बढ़ेगी। अच्छा, ठीक बात है। लेकिन सर ये जरा आप बताएं कि जो बात आप कह रहे हैं ये बात ठीक है, लेकिन क्या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल हैं गोल्ड के वो मजबूत हैं। मजबूत इसलिए हैं क्योंकि एक अल्टरनेट बाइंग गोल्ड में होती रहेगी। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो मंदी की आशंका है वो अभी आशंका छटी नहीं है, खत्म हुई नहीं है, तो ये गोल्ड को सपोर्ट देता रहेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2024 में बुलिश हूँ गोल्ड में। 2250 मुझे दिख रहा है। बट फिलहाल ये 2 क्वार्टर मैंने पहले कहा कि जैसे ये 2 क्वार्टर में मैं थोड़ा बेरिश में हूँ। हर चीज के अंदर मंदी आएगी। मैं सिर्फ गोल्ड सिल्वर की नहीं बात कर रहा हूँ, इसमें आप इक्विटी भी देखिए, बेस मेटल भी देखिए, हर चीज के अंदर मंदी आएगी। ये 2 क्वार्टर बहुत ही क्रुशियल है। और उसके बाद में जब 2024 के बाद में मुझे बहुत अच्छी तेजी लग रही है गोल्ड में, सिल्वर में भी, और हर चीज के अंदर फिर तेजी का दौर चालू हो जाएगा। मैं उसके बाद में मतलब अगर सर आसान भाषा में $2250 देख कहें, रहा हूँ। मतलब अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूं तो आप ये कह रहे हैं कि इस साल अब गोल्ड में तेजी भूल जाएं, राइट सर? हाँ, बस बराबर है आपकी बात। थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर जो सितंबर और दिसंबर का है वो मैं बहुत ही थोड़ा खराब देख रहा हूँ। उसमें मुझे मंदी के आसार दिख रहे हैं। खराब नहीं सर, ये तो अच्छा क्वार्टर होगा कंज्यूमर के लिए। मतलब ठीक है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा वो ठीक है, लेकिन जिनको गोल्ड लेना है, आ, खरीदना है, उनके लिए तो अच्छा होगा कि भाई गोल्ड के दाम कुछ और कम हो जाए। ये तो ठीक बात। मैं आता हूँ आपके पास। अनुज जी, आप जरा हमें ये बताएं कि ट्रेडर को अभी क्या करना चाहिए गोल्ड में इस प्राइस पर? मतलब जी गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। मुझे लगता है कि $1940 का एक सपोर्ट था वो ब्रेक किया था, वो $1928 के आसपास है। और जिस तरीके से एफओएमसी की स्टेटमेंट आई है वो थोड़ी सी बियरिश इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 58,900 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं।
59,250 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट नीचे करीबन 58,600 58,500 तक देखा जा सकता है। मुझे लग रहा है कि नीचे 1910 1905 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि $19 एक अच्छा सपोर्ट है, मैं उसको वॉच करूंगा आगे गिरावट के लिए। अगर 1900 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर $1880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्योंकि नया अपडेट आया है एफएमसी की तरफ से, तो उसकी वजह थोड़ा सा सेंटीमेंट बियरिश होता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बिकवाली गोल्ड में देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर, इस पर आप नजर रखिए। माल्या जी, आप भी सहमत हैं अनुज जी से, जो बात अनुज जी कह रहे हैं गोल्ड को लेकर? आई थिंक $1900 को यहाँ पे मैं भी एक क्रूशियल वॉच रखूंगा, और 1900 मेक और ब्रेक सिचुएशन होगा। यहाँ से और करीब $30 का फॉल जो रुपी टर्म्स में कन्वर्ट होता है अराउंड 600-650 रुपीज़ ओवरऑल फॉल यहाँ से और ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं भी उछाल पे बिकवाली की सलाह दूंगा। 58,800 के आसपास एक कमोडिटी ट्रेड हो रही है, 59,000 के पास मैं ट्रेड करने की सलाह सेल करने की सलाह दूंगा। 59,260 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 58,500 और 58,200। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अच्छा कोठारी जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ सर, आप कह रहे हैं कि 2024 में तो तेजी रहेगी गोल्ड में, और अभी नेक्स्ट 2 क्वार्टर में आपने कहा कि गोल्ड दबाव में रहेगा। तो अगर गोल्ड दबाव में रहेगा तो ज्यादा गिरावट आपको कहां पर दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट में या इंडियन मार्केट में? नहीं देखिए, ये हमारे पास जो प्राइस है वो सब इंटरनेशनल मार्केट लिंक प्राइस है। हम कुछ नहीं करते हैं इसमें। जो भी है वो प्राइस इंटरनेशनल लिंक प्राइस है, और अपना जो डॉलर इंडियन आईएनआर है उसके साथ में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ग्लोबली जैसे प्राइस मूव होता है, जैसे इंडिया में मूव होता है। आपने देखा है $2060 जब हुआ था तब यहाँ पे 61,800 गोल्ड आ गया था। अब गोल्ड $1940 है, और रुपी भी थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है स्लाइटली, तो उस हिसाब से गोल्ड में थोड़ी जो ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में भी जो प्रेशर है, और जो आज इंटरेस्ट रेट आज 5% हो गया है, तो उतना 5 सवा 5 ये दो क्वार्टर और यानी 5.65 का उन्होंने इंडिकेशन किया कि इंटरेस्ट रेट 5.65 तक जा सकते हैं। तो एक 25 पैसे का मैं देख रहा हूँ और एक 15 पैसे का देख रहा हूँ। तो इस तरह अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाते हैं तो गोल्ड के ऊपर काफी भारी मात्रा में प्रेशर आ जाएगा, और इतना इतना और इससे कैरी फॉरवर्ड भी इतना कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो नो वन कैन बाय गोल्ड इन फ्यूचर आल्सो। तो इस हिसाब से गोल्ड थोड़ा प्रेशर में रहेगा। और फिर उसके बाद में 2024 पे वहां पे उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट कट के भी चांसेस आ सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर गोल्ड वो अपनी तेजी की रफ्तार पकड़ेगा। अगर कट नहीं हुआ सर तो तब तो दबाव में ही रहेगा 24 में भी। अगर मान लीजिए पॉज आ जाए, पढ़े ना लेकिन पॉज आ जाए, लेकिन घटे भी ना, अगर हायर लेवल पे सस्टेन करे इंटरेस्ट रेट, देखो तब क्या उन्होंने होगा? इन्फ्लेशन भी कहा था, फिर भी कल भी उन्होंने इन्फ्लेशन 2% के बारे में बोला कि हम लोग 2% तक इन्फ्लेशन लाना है। अगर 2% इन्फ्लेशन आता है तो नो डाउट गोल्ड अगर आप देखोगे तो $1,750 भी आ सकता है, क्योंकि इसका प्रेशर काफी ज्यादा आ जाएगा। अगर अगर जापानी यान की आप बात करते हो तो 1.42 अगर ब्रेक करता है तो उसमें भी मुझे लगता है गोल्ड बेच वाली आ जाएगी इंटरनेशनली। तो ये सब इफेक्ट कर रहा है, करेंसी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हर एक के एक दूसरे से लिंक है। तो इस हिसाब से एक चीज में मुझे प्रॉफिट आ रही है तो दूसरी चीज को वो लोग लिक्विड कर देते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड ईटीएफ के अंदर एसपीडीआर में भी प्रेशर सेलिंग का अभी भी आ रहा है, कहीं पे बाइंग भी गोल्ड की नहीं आ रही है। थोड़ा बहुत फिजिकल डिमांड इंडिया के अंदर है, और चाइना ने भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा कट किया है। तो यहाँ पे इंडिया चाइना की थोड़ी बाइंग है, बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि सेंट्रल बैंक भी अभी कोई फिलहाल कोई बाय भाव में कर रही है। राइट। अच्छा, एक सवाल चांदी पर सर आपसे। चांदी में भी तेज गिरावट है, और चांदी को भी डिमांड का कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि चाइना ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, उसका एक टेम्पररी सपोर्ट मिला था मेटल को, लेकिन बहुत मतलब अच्छे फंडामेंटल नहीं दिख रहे हैं। चांदी पर क्या कमेंट है आपका? देखिए, चांदी, गोल्ड, प्लेटिनियम, पैलेडियम सब प्रेशर के अंदर है बिकॉज ऑफ द गोल्ड और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो चांदी नो डाउट है कि गोल्ड जैसे प्रेशर, गोल्ड जैसे टूटता है वैसे रेशियो के हिसाब से चांदी भी टूटते जाती है। अभी चांदी का रेटियो 81 प्लस चांदी का गोल्ड के सामने रेशियो हो गया, तो लोग उसके अंदर साथ में भी ट्रेड करते हैं। तो इंटरनेशनली चांदी मुझे उतनी वीक नहीं लगती है। ठीक है, 22 साढ़े $22 या $22 तक एक बार चांदी आ सकती है, पर चांदी इस रेंज के ऊपर इंडिया के अंदर फिर से फिजिकल डिमांड चालू हो जाएंगे तो फिर उसको वापस प्राइस को सपोर्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है 67 66 67,000 इंडिया में सिल्वर भी आ सकती है इस थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बुलियन पर बात करने के लिए। एक छोटा सवाल संक्षेप में, माल्या जी आप जरा बताएं कि चांदी में इस वक्त ट्रेड क्या लेना चाहिए?
बहुत फास्ट गिरावट है यहाँ पे। सेल साइड में रेफर करने की सलाह रहेगी। 71,500 के आसपास बेचने की सलाह रहेगी। 72,300 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 70,400 और 70,000 के लिए रहेंगे। ठीक है, ये राय आपकी हो गई चांदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर की जो सुर्खियों में है कि बिपरजॉय तूफान को लेकर अपडेट क्या है, क्योंकि खबर आ रही है कि कुछ ही वक्त में ये टकरा सकता है। गुजरात के तट से कच्छ के जखाऊ पोर्ट पर टकराएगा, ऐसी खबर आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जीपी शर्मा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट के। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लेटेस्ट अपडेट है सर तूफान को लेकर? धन्यवाद। जैसे आपने बताया बहुत जल्द ही ये तट से टकराने वाला है। हमने जब पिछली बारी आपके साथ इंटरव्यू किया था तो मैंने बताया था कि तूफान चाहे कहीं भी जाए, लास्ट स्टेजेस में आके थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ेगा। एक्सट्रीमली सीवियर से वेरी सीवियर है और धीरे धीरे हवा आज सुबह से ही लेके और कम होती जा रही है, लेकिन स्टॉर्म अभी भी वेरी सीवियर है और ज्यादा से ज्यादा कम होके शायद सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक आ जाना चाहिए, क्योंकि तट में टकराने में अभी थोड़ा वक्त है। एक तो पहले जैसे अंदाज लगाया जा रहा था कि ये शायद 3 बजे इसका लैंडफॉल शुरू हो जाएगा। अंदेशा इसका यही था कि थोड़ा डिले होगा और मैंने बाकी चैनल पे मैंने कहा भी था कि मुझे तो यही डर लग रहा है कहीं कि ये कहीं डार्क आवर्स में ना चला जाए इसके ऑपरेशन, और अच्छा? वही हो रहा है क्योंकि सनसेट हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल जरूर आ जाती है। कितना वक्त लगेगा सर, कब तक टकरा सकता है शर्मा जी? अब बहुत जल्द, बहुत देखिए लैंडफॉल प्रोसेस है जो एक बार शुरू होके लगभग 4-5-6 घंटे तक चलता है। अच्छा। और इस स्टॉर्म का ऐसा ही है, जैसे अभी सपोज हम कहें कि लैंडफॉल प्रोसेस 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे तो लग रहा है शुरू हो जाना चाहिए, जिसमें 1 घंटे के जो अंदर, हाँ। उसके आउटर बैंड है जो वो मतलब एंटर कर जाते हैं लैंड के शुरुआती तौर पर, उसके बाद उसकी आई तक पहुंचते पहुंचते और वक्त लगता है। और आई के पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण, उसके पीछे बहुत जबरदस्त बैंड रहते हैं, रेन बैंड, स्पाइरलिंग बैंड, जिससे कि वर्षा जरूर होती रहती है। ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि आई आ गई, वर्षा कम भी हो जाती है, वर्षा बंद भी हो जाती है कई बारी, लेकिन कुछ ही समय का गैप होता है और उसके पीछे फिर एक बार फिर से तेज हवाएं, तेज वर्षा, ऐसा ऐसा होता है। तो वो एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है और ऐसा टाइम लगते लगते आज तो मिडनाइट या हो सकता है उसके बाद तक का भी समय निकल जाए जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि बारिश होगी, ये आप जरा बताएं क्या स्पीड में कुछ बदलाव देख रहे हैं आप लोग? जो पहले स्पीड बताई जा रही थी कि इतनी तेज रफ्तार से तूफान आएगा, क्या वो स्पीड कुछ कम हुई है सर अभी? जी हाँ, लगातार स्पीड में थोड़ी गिरावट है, लेकिन जो स्पीड एक समय पे 160 किलोमीटर थी, अभी वो 30-35 किलोमीटर कम होके लगभग 120-125 है। देखिए तट के पास जब स्टॉर्म पहुंचता है उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं किसी और कारणों से। अच्छा। क्योंकि जैसे ही लैंड प्रॉक्सिमिटी होती है, उसके पास आ जाता है, बहुत सारी रुकावटें, फ्रिक्शनल फोर्सेस जिसको कहते हैं, उसके कारण गस्टीनेस बढ़ जाती है। समुद्र के ऊपर जब सरफेस पे चलता है उसको कोई अड़चन नहीं आती है, लेकिन लैंड के पास पहुंच के विद इन अबाउट 100 किलोमीटर जो है उसको बहुत सारी अड़चनें शुरू हो जाती है। लैंडस्केप फर्क हो जाता है, कहीं ट्री है, कभी रॉक है, कभी जंगल्स है, कभी लैंड है पूरा, कभी ऐसा है। तो ये सब का असर पड़ता है, उसकी गस्तीनेस पे बहुत फर्क पड़ता है और ज्यादा नुकसान उसी के कारण होता है, क्योंकि एकदम से गस्ट आएगी। अभी तो 100, 120 किलोमीटर है, लगा पता चला 150 किलोमीटर हो गई एकदम। अच्छा। तो ये इससे बहुत नुकसान होता है और ज्यादातर कलैप्स जो होती है, वीक स्ट्रक्चर या पेड़ गिर जाते हैं, पावर लाइन स्नैप हो जाती है, पोल गिर जाते हैं, होर्डिंग्स उड़ जाती हैं, ये सब इसी वजह से, इस कारण से ज्यादा होता है, जो कि अगले 6 घंटे बहुत क्रूशियल है। ठीक है, अब एक सवाल शर्मा जी मेरा आपसे ये होगा, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ठीक है आपने कहा कि तूफान टकराएगा और अगले 6 घंटे तक बड़ी बारिश होती है, ये जो तूफान वाली बारिश होगी टकराने के बाद ये कितने दिनों तक रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना असर रहेगा बारिश के ऊपर इसका टकराने के बाद? मैंने शायद पिछली बार भी इसका जिक्र किया था, ये शिफ्टिंग रेंज होंगी। जैसे आज रात समय इसका लैंडफॉल तो डिले हो ही गया, तो आप कल तक तो गुजरात में ही तट पास करने के बाद लगभग 8-10 घंटे तक ये फिर भी चाहे वीक हो जाएगा लेकिन स्टॉर्म बना रहेगा। ठीक। तो
ये अब रात सिर्फ इतनी है, जिस ट्रैप से जो जाएगा वो एरिया रन ऑफ कच्छ है, जहाँ मार्शी एरिया है, जहाँ पे कोई तेज बरसात हो भी जाए तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से जैसे ही ये राजस्थान में एंटर करता है, कल बाद दोपहर शाम तक ये राजस्थान में एंटर करेगा। उसके पश्चिमी भागों में, दक्षिणी भागों में तेज वर्षा होगी, एक दिन उसमें निकल जाएगा। उसके अगले दिन वो और आगे बढ़ के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं राजस्थान के, दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में तो राजस्थान का तो एक लाइन खींच लीजिए, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा स्टेट में वर्षा होगी। कितना, 2 दिन? कितने दिन तक होगी? 2 दिन। उसके बाद और आगे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश, और वेस्ट उत्तर प्रदेश से फिर ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जैसे जो हम इंडो गैंजेटिक प्लेन्स बोलते हैं, अच्छा। उसके साथ साथ ये वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल पार्ट्स उत्तर प्रदेश के, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट्स, हालांकि धीरे धीरे कम जरूर होती रहेगी, लेकिन वर्षा उन क्षेत्रों में होती रहेगी अगले 4 दिन तक। अच्छा, इसका असर हम लेके चलेंगे। आप कहें अगले 4 दिन तक असर रहेगा, तो क्या अगले 4 दिनों तक बहुत तेज बारिश होगी जो आपने बताया, या कोई घबराने वाली बारिश नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा इससे? नहीं, घबराने वाली बात तो अगले 12 घंटे में है। अच्छा, उसके बाद वो घबराने वाली बात नहीं है। वर्षा बेशक तो ज्यादा, जो तो नुकसान तबाही आती है वो तेज हवा से आती है। अच्छा, 100 किलोमीटर से ज्यादा, वो तो कम हो जाएंगी। ओके। तो जब हवाई 40, 50, 60 किलोमीटर तक सीमित होकर रह जाएगी, हाँ। तो जो डैमेजिंग पोटेंशियल होता है उसमें बहुत गिरावट आ जाती है। वर्षा तो मतलब मैं अगर शर्मा जी ओवरऑल आपसे पूछूं कि ये तूफान आज जैसे टकराने की बात हो रही है, ये इस तूफान के टकराने के बाद अगले 3-4 दिनों में तूफान के टकराने के बाद वाली बारिश भी खत्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा सर? जी हाँ, जो इस स्टॉर्म का असर 4 दिन के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। अच्छा। और उसके बाद से तो हमें फिर वापस, हम जिसका इंतजार कर रहे हैं कि मानसूनी बारिश, मानसून की पल्स एक बार अगर बे ऑफ बंगाल से शुरू हो, उसका इंतजार उसके बाद शुरू अच्छा, होगा। आप लोगों ने जो ये कहा है कि 6 जुलाई तक मानसून कमजोर रहेगा, क्या वो अभी भी है या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? देखिए मृत्युंजय जी, वो वही है अभी तक। अभी चाहे इस तूफान से जो बारिश हो रही है, आप नोट करेंगे एक सेगमेंट में ही हो रही है। सौराष्ट्र कच्छ में बारिश पिछले 2 दिनों से केवल उसी क्षेत्र में सीमित रही। अब अगले 2 दिन बढ़ जाएंगे तो राजस्थान में आ जाएगी, उसके अगले दिन कहेंगे तो शिफ्ट होकर उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। आज के दिन में भी पिछले 3 दिन की बात करें तो सामान्य से वर्षा कम हो रही है, लगभग 20-30%। हालांकि हैवी रेन्स हुई हैं, और कुल मिला के अभी पूरे जून में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जबकि सामान्य से वर्षा ज्यादा हुई हो। 50 से ज्यादा प्रतिशत तक का डेफिसिट आज के दिन में 53% का डेफिसिट है। जी राइट, बहुत शुक्रिया जीपी शर्मा जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का क्या इम्पैक्ट होगा, किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और ओवरऑल बारिश के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, ये डिटेल में बताने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल इस वक्त हमारे साथ पवन लेकर जुड़े हैं हरियाणा से। पूछिए पवन। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर, ग्वार सीट का बॉटम कहाँ बनेगा सर? ग्वार सीट का बॉटम कहाँ बनेगा, क्या सवाल पूछा है आपने, बताइए अनुज जी। देखिए, अभी आप अगर 2-3 दिन से देखेंगे तो 5000 का जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको नहीं ब्रेक कर पाया, तो 5000 के आसपास बॉटम बनना चाहिए। अगर ये डेली बेसिस पर 5000 के लेवल को नहीं ब्रेक करता है, और इवन अगर हम वीकली की बात करें, वीकली बेसिस पर अगर ये 5000 का लेवल नहीं ब्रेक करता है और उसके ऊपर ही रहता है, तो फिर वहां से अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। तो इनिशियली 5000 के लेवल को वॉच करना चाहिए वीकली बेसिस पे। ओके, तो इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर रोहित है, पूछिए रोहित जी। सर, मेरा गोल्ड बाय है 59,500 का। किस भाव पर? 59,500। 59,500 में बाई है आपकी? जी सर। अच्छा, तो मल्ल्या जी क्या करना चाहिए इनको? क्लियरली काफी ज्यादा आउट ऑफ द मनी है, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इनको। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 58,500 और 58,200 एग्जिट। ओके, नेक्स्ट कॉलर ईशान है मुजफ्फरनगर से। पूछिए ईशान। नेचुरल गैस पे सवाल पूछना है, क्या लगता है मतलब? नेचुरल गैस में अभी आपको क्या लगता है, बताइए अनुज जी, क्या लगता है नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में मोमेंटम हमने आते हुए देखा है, और मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक बार नेचुरल गैस 205, 208 तक के लेवल दिखा सकता है। पॉजिटिव मोमेंटम है, और जिस तरीके से डॉलर में रिकवरी देखने को मिली है, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट नेचुरल गैस पे है। तो यहाँ पर मैं बाय कॉल देना चाहूंगा। 195 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 186 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 208, 210 तक देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर अंकित हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। पूछिए अंकित।
सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। मैंने अभी सिल्वर शॉर्ट की है, तो मुझे जानना है कि मुझे ये पोजीशन में कंटिन्यू रहना चाहिए आज शाम के लिए कि एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करना हो तो कौन से भाव पे? किस भाव पर लिया है आपने? मैंने सेल किया है, अभी करंट रेट पे सेल किया है। करंट रेट पे आपने सिल्वर सेल किया है? या ओके, तो माल्या जी अगर ताज़ा भाव मान लीजिए मानकर चलें अभी हम लोग चांदी का जो आ चुकी एक गिरावट का माहौल है सिल्वर में, और एक बार देखते हैं कि करंट मार्केट 70,923 ये चांदी का ताज़ा भाव है, करीब करीब 1,700 रुपये नीचे है। क्या करें अभी सिल्वर में? सेल किया है इन्होंने। और उछाल मिलता है शाम वाले सेशन पे और सेल करें, और इनका नीचे वाला टारगेट जो है 70,400 और 70,000, और यहाँ से 1,000 रुपये गिरने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कॉलर अमित हैं हमारे साथ, पूछिए अमित जी। सिल्वर माइक्रो के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के मैंने 2 लॉट खरीदे हैं 75,050 से, तो अभी क्या राय है आपकी? कब अच्छा, तक होल्ड करना चाहिए? ओके, बताइए अनुज जी। देखिए अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक लग रहा है। मुझे लगता है कि एक बार अगर ये निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार ये भाव 69,000 तक आ सकते हैं, $22.5 की तक के लेवल दिखा सकते हैं, या तो यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। और अगर प्राइस $22 $22.5 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर आप अगेन एवरेजिंग कर सकते हैं। मीन्स करीबन 69,000 के आसपास के लेवल मिले तो वहाँ पर आप अगेन एवरेजिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए, 69,000 के आसपास एवरेज के लिए दोबारा बाय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सचिन है, पूछिए सचिन जी। सर मेरा सवाल है गोल्ड पे। सर 59,700 पे मैं बाय किया हूँ सर। 59,700 पर, ओहो मार्केट नीचे आ गया है। तो माल्या जी क्या उपाय इनके पास? अब 59,700 मतलब 59,700 पर इन्होंने बाई किया है, मार्केट अभी आ गया है 58,800 के आसपास, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक यहाँ पे ऑलरेडी इवेंट रिस्क था, सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स थी, और भी दो सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है यहाँ पर, तो क्लियरली ये प्रेशर जो है अभी और जारी दिखाई दे सकता है। 58,500 58,200 दो पॉसिबल भाव देख सकते हैं। इनकी बाय पोजीशन काफ़ी ऊपर है, क्लियरली स्टॉप लॉस लगाकर इनको काम करना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट कर ले बेटर स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं, पूछिए राजेश जी। ये सर मैंने ना गोल्ड बाइंग करे हुए हैं 59,700 में, और आज और की है जी 58,750 में जी। ओह, ये कहानी सबकी है, आज घर घर की कहानी है। गोल्ड में लोग फंस गए हैं, मतलब 59,000 के ऊपर बाई करके। तो क्या उपाय अनुज जी अब? देखिए बेटर है कि एक बार निकलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मुझे लगता है कि भाव नीचे एक बार 58,500 58,300 तक आ सकते हैं। $1,900 $1,910 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो बेटर है कि अगर एक बाउंस बैक मिलता है ऊपर 59,000 तक तो एक बार निकल जाए, नीचे से उनको दोबारा बाय करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर गिरीश हैं अमरावती से, पूछिए गिरीश जी। तो मेरा सवाल था कॉटन जी। कॉटन के भाव बढ़ेंगे कि ऐसे रहेंगे? कॉपर, अच्छा, कॉटन के भाव बढ़ेंगे या ऐसे ही रहेंगे? ओके, तो क्या लगता है अभी आपको अनुज जी? देखिए इंटरनेशनली भी हमने देखा है कि 79 के आसपास कॉटन का भाव आ गया और एमसीएक्स भी करीबन 57,000 के आसपास है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा कोई आपको बढ़त देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी थोड़ा सेंटीमेंट डाउन है, मुझे लगता है कि एक बार भाव नीचे 57,000 56,000 तक के लेवल दिखा सकता है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन 70 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन है। मुझे लगता है कि अभी कॉटन के अंदर बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉलर सोनू है हरियाणा से, पूछिए सोनू जी। सर वार्षिक 4,500 कब तक हो जाएगा? 4,500? हाँ जी। अच्छा जी, बताइए अनुज जी। 4500 का लेवल जानना चाहते हैं सोनू जी, कब तक आ जाएगा? देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि 5,000 का लेवल हम वॉच करेंगे। अगर वीकली बेसिस पर 5,000 का लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोज करता है तो फिर आपको 4800 और 4500 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि 5,000 का लेवल वीकली बेसिस पर क्लोज हो तो आपको फिर 4800 से लेकर 4500 का लेवल देखने को मिल सकता है। क्या ये बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, माल्या जी आपका। और जब हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में इस वक्त ब्याज दरों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। देखिए फेड ने 10 बार दरें बढ़ाने के बाद दरें नहीं बढ़ाई, लेकिन यूरोपीय सेंट्रल बैंक से खबर आ रही है अभी कि दरें बढ़ गई है। ईसीबी ने दरें बढ़ा दी है, तो कहीं पर बढ़ना जारी है, कहीं पर कम हो रहा है। चीन ने दरें घटाई है, यूएस ने रोका है, हमारे यहाँ भी पॉज बटन दबा है। लेकिन यूरोपीय सेंट्रल बैंक से इस वक्त खबर आ रही है कि ब्याज दरें ईसीबी ने बढ़ा दी है। तो ठीक है, देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट किस तरह से मूव करता है ब्याज दरों की खबर पे। बहुत शुक्रिया आप दोनों।